क्या है हमारे पास आज का टॉपिक, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कोइल। क्लियर है बात? तो इसके लिए हमने क्या किया, एक सर्कुलर कोइल कंसीडर कर ली, कोई भी एक रिंग पर्टिकुलर कंसीडर कर लिया। ठीक है, जैसे घर में कोई बैंगल्स वगैरह हो या कोई भी कंडक्टर जो है सर्कल की शेप में होगा, उसको कंसीडर कर लिया। तो इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। क्या हो रहा है, करंट आई जो है वो इसमें फ्लो करेगा। तो हमें क्या करना है, इस कंडक्टर की एक सर्टेन एक्सिस पर, ये जो एक्सिस है कंडक्टर की जो कि सेंटर से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। तो मान लेते हैं ये कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर हमें जाकर के क्या करना है, इस पॉइंट पी पर, ये जो पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका रेडियस जो रहेगा दैट विल बी द आर, radius of the coil is equal to be as r is the radius मान लेते हैं। So for doing so we know the magnetic field due to the White-Savart law, White-Savart ने हमें एक फार्मूला दिया था मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin ऑफ थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे फाई ले लेता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा की अलग से जरूरत पड़ेगी हमें, अपॉन r स्क्वायर। So that was the particular formula given by the, okay. So that was the formula given by the White-Savart law to find out the magnetic field intensity due to the current carrying conductor. ठीक है, तो White-Savart ने जो फार्मूला दिया था, ये फार्मूला में इसने क्या बोला था, इसने सिर्फ ये बोला था कि अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो ये बनेगी। इधर से, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर सर्कुलर रिंग के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, तभी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं White-Savart लॉ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, यहां से लेकर के यहां तक, इसको नाम दे दिया x और y। तो इस एलिमेंट की लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं, कितनी है, dl इसकी लेंथ है। क्या है इसकी लेंथ, dl इसकी लेंथ है। तो भाई ये एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है हमारा, इस पर्टिकुलर P पॉइंट पर जो एंगल प्रोड्यूस करेगा, तो इसको हम लाइन के थ्रू डिनोट कर देते हैं, यानी कि ये जो पर्टिकुलर हमारा एलिमेंट है, इस P पॉइंट के ऊपर जो एंगल प्रोड्यूस करेगा, ये एलिमेंट और इस लाइन के बीच का एंगल है, दैट विल बी इक्वल टू बी 90 डिग्री। कितना बनेगा ये, 90 डिग्री का। देखो ये हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्म है ये, ठीक है, बैंगल्स कंसीडर कर लेते हैं, पूरा पर्टिकुलरली बैंगल है, तो बैंगल्स के पर्टिकुलरली यहां से इस सरफेस से जब हम लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, तो भाई ये सरफेस जो है इस लाइन के थ्रू तो एंगल 90 डिग्री का बना रहा है। एंगल कितना बनेगा इसका, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अगर मैं इस सर्कल को काट के स्केड कर देता हूं, तो भी इसका पर्टिकुलर एंगल क्या रहेगा, इसके साथ 90 डिग्री का ही एंगल ये प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो एंगल 90 डिग्री मैंने लिया है, ये r के साथ नहीं है, ये किसके साथ रहेगा, इस एलिमेंट जिसकी लेंथ dl है, और ये जो एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं जिसको हम डिस्टेंस कितना मानते हैं, r डिस्टेंस पर मानते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का एंगल है। तो दैट मींस ये जो हमारे पास फाई एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बीच का साइन ऑफ फाई जो है, फाई एंगल इसी के बीच का होता है ना, एलिमेंट और इसके बीच का ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस ली जाती है। ठीक है, so that means phi is equal to the 90 degree. So we can write it here as dv is equal to mu naught upon 4 pi I dl, और sin 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। So that will be the formula here. ठीक है, नाउ सी इसको हम मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा, कैसे, r की वैल्यू जो रहेगी वो किसकी बराबर रहेगी, दैट r is equal to, that is x square plus of r square whole under root। आई एम अप्लाइंग here पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल सी बात है, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, और ये थर्ड साइड है। ठीक है, तो ये थर्ड साइड की वैल्यू किसके बराबर होगी, इन दोनों के बराबर रहेगी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मेरे पास वैल्यू यही बनेगी। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे अब आ जाती है मेन बात कि हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट P। कहां पे, P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखो, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का एक फार्मूला पढ़ा था कि इफ यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, we will use the right hand thumb rule।
ठीक है, स्टार्टिंग में हमने इसके बारे में पढ़ा था। अगर किसी कंडक्टर में करंट कैरी कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी डायरेक्शन में करूंगा, थंब को पॉइंट कर दूंगा, और फिंगर जो रहेगी वो फिंगर किस चीज की डायरेक्शन को बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। ठीक है, अब सपोज करो अगर मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो मैं कैसे करता, ये है कंडक्टर, ये डीएल लेंथ मान लेता हूँ, ये कंडक्टर की डीएल लेंथ है, तो इस तरीके से कंडक्टर है हमारे पास, तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैं थंब को ऐसे रखूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे कहां जाती हुई नजर आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर, स्ट्रेट इनवर्ड, अंदर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, देखो एलिमेंट मेरा ये है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरा यहाँ पर है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे थोड़ी ना मेरा, इधर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट है मेरा ये पॉइंट पर जाकर के, तो अब इस एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो देखो ये एलिमेंट है, अब मुझे अपने फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में पॉइंट करना पड़ेगा, कहां पर, पी पॉइंट के ऊपर, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है, हम अपनी फिंगर्स को वहीं पर ही पॉइंट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम हर एक पॉइंट पे निकाल सकते हैं, यहां पे निकालता तो स्ट्रेट इनवर्ड जाता है, यहां से इस पॉइंट को ऊपर निकाल रहा हूं तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, देखो व्हाइट ने कंडक्टर कंसीडर किया था, ठीक है, अब इस कंडक्टर की जगह से मैं ऐसे मान लेता हूं ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो इन दोनों की स्ट्रेट लाइन मानी मैंने, तो इन दोनों के बीच का एंगल मान लेता हूं कितना है, 90 डिग्री। तो ये कंडक्टर को मैंने कुछ इस तरीके से ये रख लिया यहां पे, तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पर है, तो ये स्ट्रेट एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री का, बट मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पे थोड़ी ना है, मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो ये है, तो मुझे यहाँ पे अपनी फिंगर्स को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री एंगल से थोड़ा सा एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी एट पॉइंट पी, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करता है काफी टाइम कि आप डायरेक्शन कैसे लोगे, किस डायरेक्शन में पॉइंट करोगे। ठीक है, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे आएगी इनवर्ड, जाएंगे अंदर की तरफ ही। ठीक है, तो अंदर की तरफ जा रही तो उसको हमने शो कर दिया डीवी, और अंदर की डायरेक्शन उसको शो कर दिया। ये बात क्लियर हुई बेटा सभी को, क्या किया हमने, अगर मैं एलिमेंट लेता, फिर उसको थोड़ा सा और अलग तरीके से बताता हूं। सी हियर, ये मेरे पास एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, अगर मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है, तो इस एलिमेंट और इसके बीच का एंगल कितना बनना था, 90 डिग्री का एंगल बनना था। ठीक है, अब मान लो मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट को यहाँ पे इस तरफ शिफ्ट करता हूं, यहां पे शिफ्ट कर दिया, तो इस एलिमेंट से अब ये एंगल क्या हो रहा है, कुछ रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल अलग से बनेगा, हो सकता है 45 बने, हो सकता है 30 बने। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन को चेंज करने की वजह से, किसकी वजह से, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन को चेंज करने की वजह से ये एंगल जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एलिमेंट ये है और इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कुछ सर्टेन डायरेक्शन पे जाएगी। ठीक है, इस एंगल को हम मान लेते हैं कि थीटा है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आता है हमारे पास जो हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है, दैट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की यहाँ पे हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। नाउ सी हियर, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है एक छोटे से एलिमेंट की वजह से, कौन सा, एक्स वाई एलिमेंट जो हमने माना है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये बन रही है। ठीक है, नाउ इफ यू रिमेंबर द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो हम रेजोल्यूशंस की हेल्प कब लेते हैं, whenever the vector is neither along the x axis neither along y axis। जैसे मान लो ये a वेक्टर है, ये ना तो x एक्सिस के अलोंग है ना तो y एक्सिस के अलोंग है, ये क्या बना रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा बना रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते थे, इस वेक्टर को रिजॉल्व कर देते थे, तो ये बनता था ax और ये बनता है ay। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। इज दैट क्लियर? तो इसी तरह से ये वेक्टर भी, डीवी वेक्टर भी जो सर्टेन एंगल से शिफ्ट हुआ है, क्योंकि ये पहले ऐसा होना चाहिए था, अगर एलिमेंट यहाँ पे और ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरा यहाँ पे होता तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाता, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अलोंग द वाई एक्सिस ये एंगल बना था, लेकिन ये क्या हुआ, इस पी पोजीशन की वजह से शिफ्ट हो गया है इस तरफ। कितने एंगल से शिफ्ट हुआ, सर्टेन एंगल थीटा से शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो जहां से पर्टिकुलर वेक्टर जो शिफ्ट होता है वही कौन सा काम करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का काम करता है।
किसका काम करता है वो वेक्टर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि 90 डिग्री के एंगल से शिफ्ट हुआ था। इसको एक्चुअल में होना कहां चाहिए था? यहां पर होना चाहिए था। तो यहां से ये शिफ्ट होके इस तरफ चला गया है। कितने एंगल से शिफ्ट हुआ? ये थीटा एंगल से शिफ्ट हुआ है। ठीक है, जितने ऑब्जर्वेशन लाइन से ये शिफ्ट होगी आपका पर्टिकुलर पॉइंट, उतने ही एंगल से ये बनेगा। तो यहां से ये वेक्टर जो शिफ्ट हुआ है इसको हम लिखते हैं dv cos थीटा। ये वेक्टर कौन सा है? ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, वर्टिकल से शिफ्ट हो रहा है ये। ठीक है, ये कहां से? वर्टिकल से शिफ्ट हो रहा है। एक्चुअल पोजीशन इसकी ये होनी चाहिए थी, लेकिन ऑब्जर्वेशन पॉइंट की वजह से ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। तो इसकी वजह से ये बना मेरे पास एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इस एलिमेंट की वजह से इस यहाँ पे बन रही है। तो मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया ताकि मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट मिल सके। तो ये बना मेरे पास क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आपने पढ़ा है एग्जैक्ट इसके 90 डिग्री के एंगल पर कौन सा कंपोनेंट बनता है? और वर्टिकल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू dv sin ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये बना हमारे पास। इसके दो रेजोल्यूशंस कर दिए इस वेक्टर्स के, क्योंकि ये ना तो प्रॉपर वैल्यू दे पा रहा था हमें, क्योंकि ना तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग था ना तो वाई एक्सिस के लॉन्ग, इसलिए मैंने क्या किया? इसको दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो आफ्टर स्प्लिटिंग आई विल गिव द टू वेक्टर्स। मेरे पास दो वेक्टर्स मिल गए यहां पर, एक बना हमारे पास dv cos थीटा और दूसरा बना dv sin थीटा। लेकिन अभी भी मेरे को यहाँ पर इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, कि भाई कौन सा कंपोनेंट मेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और कौन सा कंपोनेंट मेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया? एक और एग्जैक्ट इसके ठीक अपोजिटली उतने ही लेंथ का एक और एलिमेंट कंसीडर कर दिया, जिसको नाम दे दिया h प्राइम y प्राइम नाम दे दिया। इज दैट क्लियर? नाउ ये जो h प्राइम y प्राइम एलिमेंट है इसको भी dl लेते हैं। तो इसकी वजह से यहां पर p पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? इस p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। अब देखो एलिमेंट में करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहां पे अगर मैं थंब राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे बाहर की तरफ आती हुई नजर आएगी। समझ रही बात? ये राइट हैंड थंब रूल क्या था? हम करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर्स पॉइंट जो करते हैं वो किसको बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो यहाँ से करंट ऐसे होता हुआ यहाँ पे चला, तो करंट की डायरेक्शन मैंने थंब को रखा तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर की तरफ आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे देख रहा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो अगर मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे होता तो ऑब्वियसली मेरे मैग्नेटिक फील्ड मुझे स्ट्रेट बाहर की तरफ नजर आती, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो ये है। ठीक है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी दूसरे एलिमेंट की वजह से। ये जो दूसरा एलिमेंट है जिसकी लेंथ उतनी ही मानी जितनी इसकी है, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे बाहर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इज दैट क्लियर? अगेन यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आई कि भाई dv एलिमेंट जो है neither along the x axis neither along the y axis। फिर से हमें क्या करना पड़ा? यहाँ पे रेजोल्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये बनेगा कंपोनेंट आप मेरे पास dv cos थीटा, और एग्जैक्ट इसके 90 डिग्री के एंगल पर कौन सा कंपोनेंट बना? dv sin थीटा। Now I can explain the which component is helpful for making the magnetic field। अब देखो आप डायग्राम में बड़े कंफर्टेबली देख सकते हो यहाँ पे कि भाई dv cos थीटा कंपोनेंट जो है वो ठीक एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। देखो एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है और दूसरा कंपोनेंट नीचे जा रहा है, दोनों का वैल्यू जो है, दोनों की इफेक्ट जो है सेम है। अगर ये 100 न्यूटन का है तो ये भी 100 न्यूटन का नीचे की तरफ, तो नेट इफेक्ट क्या होगा इन दोनों की वजह से? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का अमाउंट कितना है? एक जैसा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से क्या हुआ? इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दिया। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड बना कौन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट रिस्पांसिबल है। वो कौन सा? जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो सेम डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट जा रहा है? dv sin थीटा। देखो यहां इसकी वजह से भी dv sin थीटा इसी डायरेक्शन में, क्या इसकी वजह से भी sin थीटा कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में। कहीं और भी अगर एलिमेंट हम मान लेते हैं तो इसकी वजह से यहां पे ले लेते हैं एलिमेंट, तो dv sin थीटा कंपोनेंट इसी ही डायरेक्शन में जाएगा, जबकि cos थीटा कंपोनेंट एक की तरफ से बाहर की तरफ निकल रहा होगा और दूसरे की तरफ अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो cos थीटा कंपोनेंट जो यहां पे कैंसल आउट हो जाएंगे और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जो बचेगी वो किसकी वजह से होगी?
दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से बची? ओनली ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ डीवी साइन थीटा। कौन से कंपोनेंट? सारे के सारे कंपोनेंट थे, तो सभी कंपोनेंट को ऐड अप करने के लिए मैंने समेशन का साइन यहां पे यूज कर लिया। ठीक है, पास अब that is b is equal to summation of dv sin theta, क्योंकि हमें डायग्राम से पता चल गया कि भाई cos थीटा कंपोनेंट तो किसी काम का नहीं, ये तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, सिर्फ sin कंपोनेंट जो है वो हमारे लिए काम कर रहा है। इसी की वजह से क्या हो रहा है, इस p पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रही है। तो मैंने नेट मैग्नेटिक फील्ड को b से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पांसिबल कौन है? ये कंपोनेंट्स रिस्पांसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसको मैं इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन किसकी है? ओवर ए कंप्लीट साइकिल। तो यहाँ पे मैं इसको सर्कल करता हूँ, क्लोज लूप है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आया मेरे पास dv sin of theta. Now I have to substitute the value of the dv as well as the sin of theta. तो dv की वैल्यू तो मेरे पास ये पड़ी है ऑलरेडी, जो वॉइस-ओवर ने दी थी, छोटे से एलिमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। साथ में एक और फैक्टर मेरे पास यहाँ पे ऐड हो रहा है, क्या है? sin थीटा कंपोनेंट। तो इस sin थीटा की वैल्यू देखो हम कैसे निकालते हैं। We will take the triangle, कौन सी ट्राइंगल आ रही है? O, यहाँ पे नाम दे देते हैं Q पॉइंट, ये P और ये Q, O P Q चूज कर दिया। मुझे निकालना है sin ऑफ थीटा। तो sin थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो सी देखो यहाँ पे ये बन रहा है एंगल, ये बन रहा है 90 डिग्री का एंगल इसके साथ। ठीक है, ये वाला देखना है, ये 90 डिग्री का एंगल एलिमेंट के साथ बन रहा है। ठीक है, तो ये 90 का ये एंगल, तो ये किसका काम कर रहा है? ये बेस का काम कर रहा है। ठीक है, और ये किसका काम? हाइपोटेन्यूज। तो ये किसका काम? परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आई मेरे पास r, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई स्मॉल r। तो स्मॉल r की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है भाई, तो r अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास किसकी वैल्यू? ये आ गई मेरे पास वैल्यू किसकी सॉरी sin ऑफ थीटा की वैल्यू। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये सारी वैल्यूज उठानी है, एक ये sin थीटा की वैल्यू और एक ये dv की वैल्यू। इन दोनों की वैल्यू उठाता हूं, इस बेसिक इक्वेशन में डाल देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए भाई मेरे को, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द dv की वैल्यू देखो कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू तो मेरे पास ये पड़ी है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं सिंपली, फिर एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे मैं सिंपल ऐसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट भी आ रहा था, अंडर रूट ने स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, तो सिंपल लिख दिया मैंने यहाँ पे। साथ में sin ऑफ थीटा की वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू आ रही है मेरे पास r अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2, अंडर रूट की पावर मतलब 1/2 तो होती है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड बतानी है किसके बराबर आएगी, तो मैं कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है। करंट जो फ्लो करेगा भाई इस कंडक्टर में, ये भी तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, फिर r अपॉन ये बस सारी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, r भी कांस्टेंट है, और देखो बेस सेम है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो इन दोनों के बेसिस क्या है? सेम है। यहाँ पे हाफ पावर, यहाँ पे 1, तो ये कितना बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1 सॉरी 1/2 नहीं की पावर 3/2। इंटीग्रेशन किसकी बची? इंटीग्रेशन ऑफ dl एलिमेंट। भाई इंटीग्रेशन ऑफ dl एलिमेंट ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, तो क्लोज्ड सरफेस की टोटल लेंथ कितनी रहेगी? दैट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अरे भाई ये लेंथ है, ये छोटे छोटे एलिमेंट जो है पूरी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो टोटल लेंथ जो होगी वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कितनी आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इनटू आर अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू 2 पाई r। रेडियस कितना है इसका? r है, तो r इनटू r मिलके क्या बना देंगे यहाँ पे? r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 पाई इंटू आई इंटू 2 पाई इंटू r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। So that is the magnetic field due to the current carrying circular loop। ये बनती है देखो
सेंटर का मतलब क्या हुआ, इस P पॉइंट को आप कहां पे ले आ रहे हो, जहां पे ले आ रहे हो, तो x की वैल्यू कितनी को अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी एट सेंटर। तो x will be equivalent to what, 0। तो कुछ नहीं करना, x की वैल्यू को यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो v will comes out to be mu naught upon 4 pi, ये बनेगा I into 2 pi into r square upon x की वैल्यू 0, r square की पावर p by 2, और 2 के साथ 2 कैंसल आउट, तो यहाँ पे बचा मेरे पास mu naught upon 4 pi I into r square into 2 pi upon, यहाँ पे कितना बचा r क्यूब। देखो स्क्वायर के साथ क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल कितना बनेगा, I into 2 pi upon r। So that is the magnetic field at the center of the circular coil। ठीक है, तो ये कहां पे आ गई, सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड।